हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आज के हम क्लास में इंग्लिश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। जनरली हम लोग खाने पीने की चीज़ों के बारे में या अपने बारे में बताने में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं या दूसरों की बातें सुनने में भी हमें बहुत मज़ा आता है। तो कुछ जो हमारे शौक़ होते हैं, जिन काम को करने में बहुत मज़ा आता है, उनको इंग्लिश में किस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, उनको इंग्लिश में किस तरीके से बोला जा सकता है, इसके लिए जनरली हम लोग फॉन्ड ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे अगर बोलना हो कि मैं खाने का शौकीन हूँ, मैं गाने का शौकीन हूँ, मैं पढ़ने का शौकीन हूँ और मैं इंग्लिश देखने का शौकीन हूँ, या मैं यूट्यूब पे कंसेप्ट कोचिंग क्लासेस को देखने का शौकीन हूँ। अगर आपको इस टाइप के सेंटेंस बोलना है और उसको इंग्लिश में जल्दी कन्वर्ट करना है और लोगों को अपनी स्पीकिंग इंग्लिश से इम्प्रेस करना है, तो आप फॉन्ड ऑफ का जो यूज़ है बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉन्ड ऑफ के स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करना है। देयर आफ्टर आपको इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। यदि आप पास्ट की बात करना चाहते हैं तो पास्ट के लिए आप वाज वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। इस का यूज़ हम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। एम का यूज़ केवल आई के साथ होता है और आर का यूज़ प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ होते हैं। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट मतलब बोलने वाला, काम करने वाला, जो हमारा शब्द करता है वो अगर एक है, सिंगुलर है, तो उसके लिए हम इस का प्रयोग करते हैं। और अगर वह एक से ज़्यादा है, बहुत सारे हैं, तो हम आर का प्रयोग करते हैं। और आई और एम का टाई अप है तो आई का प्रयोग केवल एम के साथ करते हैं। अब बात हम वाज की करते हैं तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ पास्ट टेंस में वाज का और आई के साथ भी वाज का प्रयोग होता है। बाकी जितने भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हैं सबके साथ वर का प्रयोग करते हैं। इसको वर पढ़ते हैं, वेयर नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, ये बी फॉर्म की वर्ब होती है, बी फॉर्म की ऑक्सिलरी वर्ब होती है जिसमें इज एम आर और वाज वर्ब होते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हमको फॉन्ड ऑफ का यूज करना है, फॉन्ड ऑफ। और इसके बाद जो हम वर्ब का यूज करेंगे उसमें आईएनजी लगाएंगे सभी वर्ब में। किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बन जाता है, बशर्ते दो बातों का ध्यान रखना है। वो दो बातें कौन सी हैं? अगर किसी वर्ब के लास्ट में ई है तो अगर उसमें आप आईएनजी जोड़ेंगे तो फिर क्या करेंगे, आप उस ई को हटा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला राइट, और राइट में अगर हमें आईएनजी जोड़ना है, राइट और राइट में हमें आईएनजी जोड़ना है तो हम ई हटा के आईएनजी लगाएंगे। राइटिंग इज द राइट वर्ड, WRITING, राइटिंग। योर राइटिंग इज वेरी गुड। ठीक है, ही इज राइटिंग, शी इज राइटिंग, आर यू लाइक टू राइटिंग। इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरी चीज आपको उसमें ध्यान देना है, जब भी आप किसी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, कि अगर किसी वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट आए, कॉन्सोनेंट मींस व्यंजन, और उसके पहले एक वोवेल आए, मेरे एक शब्द पर आपको ध्यान देना है कि यदि किसी वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट आए, जैसे एंड कॉन्सोनेंट है और उसके पहले एक वोवेल आए, सिर्फ एक वोवेल आए, तब हम इसमें जब आईएनजी लगाएंगे तब हम क्या करेंगे, तब हम वोवेल को डबल कर देंगे कि कॉन्सोनेंट को। बताइए जल्दी से। जी हाँ, आपको पहले से पता होगा। तब हम क्या करते हैं, तब हम लास्ट वाला जो हमारा है कॉन्सोनेंट, उसको डबल कर देते हैं। कॉन्सोनेंट तो हमारी रनिंग की जो स्पेलिंग होगी वो ये हो जाएगी। ठीक, फिर से समझ लीजिए, अगर वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट आता है और उसके पहले एक वोवेल आता है तो आईएनजी लगाते समय कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, ध्यान रखना। लेकिन यदि इसके बगल में एक और वोवेल आ जाता तो हम केवल और केवल आईएनजी लगाते, तब हम किसी को डबल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हियर, HEAR, हियर में सुनना होता है, तो देखिए लास्ट में कॉन्सोनेंट है आर, उसके पहले ए वोवेल हुआ और उसके पहले ई वोवेल हुआ, लेकिन दो वोवेल आ गए। जबकि रूल क्या कहता है कि एक वोवेल होगा तब कॉन्सोनेंट डबल होगा, इसमें दो वोवेल है तो कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा। देन हम केवल आईएनजी लगाएंगे और इसकी स्पेलिंग हो जाएगी हियरिंग। तो ये दो रूल्स हैं, ये वर्ब में आईएनजी लगाते समय आपको ध्यान में देना है। चलिए अब हम अपने स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर्ब, टाइम के हिसाब से सब्जेक्ट के अनुसार हमसे इन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है।
फिर हमें फॉन्ड ऑफ लिखना है और वर्ब में आईएनजी लगा के ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम, और देखिए आई एम स्पोकन में क्या करते हैं, वी ट्राई टू यूज मेक मिनिमम वर्ब। कहने का मतलब है वी यूज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, जैसे कैन नॉट को कांट, सेल नॉट को शांट, विल नॉट को वॉन्ट, मतलब कम से कम शब्दों का यूज करने का प्रयोग करते हैं, शॉर्टकट रूप यूज करने का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं, संक्षिप्त रूप बोलते हैं। आई एम को हम लोग आम पढ़ सकते हैं, आम बोल सकते हैं, ठीक है। राइटिंग में आपको इससे बचना है, लेकिन स्पोकन में इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। जैसे वॉन्ट टू को वाना बोला जाता है, गॉट टू को गोटा बोला जाता है। ये क्या करते हैं, ये आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी लाते हैं। और एक अच्छा स्पीकर वही है जिसकी इंग्लिश में फ्लुएंसी है और जिसकी इंग्लिश में कॉन्फिडेंस है। और दोनों चीज़ें जो हैं वो एक ही चीज़ से आ सकती हैं, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ही आप फ्लुएंसी प्राप्त कर सकते हैं, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस से ही आप कॉन्फिडेंस प्राप्त कर सकते हैं। ओके, जैसे तो आप आम का यूज़ करेंगे, लिखने में आप आई एम लिख सकते हैं, बोलने में आम। फिर क्या है, देखिए आपने एक चूज किया आई, इसमें से आपने एम चूज किया। अब आपको फॉन्ड ऑफ सभी में लिखना है, फॉन्ड ऑफ, फिर आप वर्ब उसमें आईएनजी लगा रहे हैं, स्पीकिंग, फिर आपने लिखा इंग्लिश। तो आई एम या आम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, आम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, आम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग हिंदी, आम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग मलयालम। चेंज कर दिए सेंटेंस को, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग हिंदी, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश बोलने का शौकीन नहीं हूँ, ठीक है। या क्वेश्चन, देखिए इंग्लिश में सबसे अच्छा कन्वर्सेशन तभी किया जा सकता है व्हेन यू नो अबाउट द क्वेश्चन फ्रेमिंग। इफ यू आर गुड इन द क्वेश्चन फ्रेमिंग, यू कैन स्पीक वेरी गुड, और यू कैन मेक योर कन्वर्सेशन लास्ट विदाउट एनी हेजिटेशन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी क्वेश्चन फ्रेमिंग अच्छी है, मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका, और क्वेश्चन जितने आसानी से आप पूछ सकते हैं, उतना अच्छा आपका कन्वर्सेशन होगा, और जितना अच्छा कन्वर्सेशन होगा उतना अच्छा आपकी इंग्लिश में क्या हो जाएगा, फ्लुएंसी, और आपकी इंग्लिश में चार्म बढ़ जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको जब इंग्लिश में प्रैक्टिस करना है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज़ करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब तक आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ेगा। और चूंकि हमें अपने कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना है, प्रैक्टिस ज़्यादा करने के लिए, फ्लुएंसी गेट करनी है, इसलिए आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ज़्यादा यूज़ करना है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बहुत सिंपल फंडा है, अगर आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ला देते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। लेकिन ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर केवल यस और नो में दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं इसको एम को आगे ले आऊँ, यस एम, फिर मैंने लिखा आई, फिर मैंने लिखा फॉन्ड ऑफ, और फिर मैंने लिखा स्पीकिंग, फिर लास्ट में मेरा इंग्लिश जो बचा है वो लिख दिया मैंने। और चूंकि इंट्रोगेटिव है तो मैंने मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन लगा दिया। फिर मैंने इसको पढ़ा, एम आई फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। वो व्यक्ति खुद अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है या किसी और से कह रहा है क्या मैं अंग्रेजी बोलने का शौकीन हूँ। तो जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है तो इन ऐसे सारे सेंटेंसों की स्टार्टिंग क्या से करते हैं, क्या, और इनका आंसर यस और नो में दिया जा सकता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग यस और नो क्वेश्चन कहते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होते हैं। एक और एग्जाम्पल, जैसे हम आर यू फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी। देखिए, आर यू फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी, क्या आप टीवी देखने के शौकीन है। तो देखिए इसका आंसर आप केवल यस और नो दे सकते हैं, यस आई एम, यस आई एम। अब इसका आंसर देने के दो तरीके हैं। एक जो सबसे अच्छा तरीका है यस आई एम, ठीक है, ये कंप्लीट आंसर है। आपको दोबारा जो सेंटेंस है उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप रिपीट कर भी सकते हैं लेकिन रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इतना ही सफिशिएंट है। उसने बोला आर यू फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी, अब बोलोगे यस आम, यस आम। अगर आपको नेगेटिव बोलना है तो आप बोलोगे नो, नो आई और एम नॉट। और एमेंट को, एम नॉट को एमेंट भी बोलते हैं, एम नॉट को एमेंट भी बोलते हैं। नो आई एमेंट, नो आई एमेंट, यस आम, ठीक है। तो ये इस प्रकार से सरल छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करके हमें इंग्लिश का क्या करना है, यूज करना है। और
इस प्रकार के सेंटेंस को एक और तरीके से भी बोला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीक इंग्लिश। आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीक इंग्लिश मतलब मैं इंग्लिश बोलने की आदत में हूँ। आई एम इन द हैबिट ऑफ गोइंग रनिंग। आई एम इन द हैबिट ऑफ गोइंग टू रन। इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। कहने का मतलब है कि यह ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही सेंटेंस पैटर्न का प्रयोग एक स्पेशल प्रकार के स्ट्रक्चर में करें। हमारे पास बहुत सारे इंग्लिश में स्ट्रक्चर है, इंग्लिश की बहुत रिच वोकेबुलरी है, बहुत सारे उसमें सेंटेंस पैटर्न है, और धीरे धीरे इन सेंटेंस पैटर्न का प्रयोग करके हम अपनी इंग्लिश को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस पैटर्न के लिए एक और तरीके से बोला जा सकता है, जैसे आई एम यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से भी इस प्रकार के सेंटेंसों को बोला जा सकता है यूज्ड टू का प्रयोग करके। देखिए, इज एम आर के साथ जब हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं तो प्रेजेंट टाइम हैबिट बताता है, और जब हम इज एम आर के अलावा डायरेक्ट यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं तो पास्ट टाइम हैबिट बताता है। जैसे अगर आपको बोलना हो कि जब मैं बच्चा था तो मैं बहुत क्रिकेट खेला करता था, तो व्हेन आई वाज चाइल्ड आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट टू मच। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट टू मच। तो यूज्ड टू का प्रयोग भी हम हैबिट के लिए करते हैं। और आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। यदि आपको फॉन्ड ऑफ को रिप्लेस करना है, जब फॉन्ड ऑफ का यूज नहीं करना है, तो आपके पास दो और स्ट्रक्चर हैं जो सेम सेंस देते हैं। देखिए, इंग्लिश एक सेंस लैंग्वेज है, हमें पर्सन टू पर्सन सेंस कैरी करना है, इसलिए इंग्लिश में कभी कभी हर शब्द की इंग्लिश बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हर शब्द को ट्रांसलेट नहीं करना है, शब्द के सेंस को ट्रांसलेट किया जाता है। अगर आप शब्द का सेंस ट्रांसलेट करने में कामयाब हो गए तो आप इजीली इंग्लिश बोल सकते हैं, क्योंकि एक सेंटेंस बोलने के कई तरीके हो सकते हैं। तो जो एक प्रॉपर तरीका है उसके अल्टरनेटिव भी आपको तरीके आने चाहिए। जैसे ये प्रॉपर तरीका होता है किसी चीज़ का शौकीन होने के लिए, लेकिन आप यूज टू और इन द हैबिट ऑफ का प्रयोग करके भी इस प्रकार के सेंटेंसों का सेंस है दे सकते हैं, जैसे इन सेंटेंस में दिया गया है। और इंग्लिश में परफेक्शन प्राप्त करने का एक ही तरीका है, या जिंदगी में किसी भी फील्ड में परफेक्शन प्राप्त करने का एक तरीका है, डेट इज ओनली वन एंड ओनली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे, जितना ज़्यादा आप राइटिंग करेंगे, जितना ज़्यादा आप लिसनिंग करेंगे, उतनी अच्छी तरीके से आप इंग्लिश में ढल जाएंगे। और इंग्लिश के लिए बहुत सारी टंग ट्विस्टर होती हैं फ्लुएंसी के लिए, तो टंग ट्विस्टर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अपनी हम नेक्स्ट क्लास में किसी नए टंग ट्विस्टर के साथ और साथ ही साथ एक सेंटेंस पैटर्न के साथ आपसे फिर मुलाकात हुई है। इसलिए कीप स्पीकिंग इंग्लिश, बी कॉन्फिडेंट। थैंक यू वेरी मच।